नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापक गणों के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था कि उसमें किस प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ और वे कौन से नगर थे और कौन सी जगह नगरों को बसाया गया था। क्योंकि अब तक हम जो पाषाण काल है वो पढ़ के आए हैं कि हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा कि कहाँ पर मध्य पाषाण काल में मनुष्य रहा, कहाँ पे पूरा पाषाण काल में अवशेष हमें मिले और कहाँ पर नव पाषाण काल के अवशेष मिले भी। तो मानव पहले आदि मानव के रूप में रहता था और फिर अब क्या किया उसने पहली बार नगरों को बसाया है और हमें उन नगरों के बारे में ही पढ़ना है कि कौन से नगर हैं जो उसने बसाए और वो किस प्रकार से उन्होंने उन नगरों को बसाया। कंप्लीट डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, हम ओल्ड एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी में उसके आपके फैक्ट इतने नहीं दे रखे हुए। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे 1 नंबर वाले जिसमें आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या है आपको फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका काम न्यू एनसीईआरटी से चल जाए, लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव की भी, तो उसमें क्या होगा कि आपके ऑप्शन आएँगे और आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे और गंभीरता से उन पर विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ओल्ड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। टेंशन मत लें, कंप्लीट हम 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की हिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। एक भी लाइन, एक भी शब्द या एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको न पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक चर्चा की कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके पड़ोस में एक खंडर सा भवन पड़ा था पुराना सा भी और 2 महिलाएं बात कर रही थी कि इस जो खंडर आपका जो ये मकान है या इमारत है इसमें वो कह रही थी इसमें जो लकड़ी लगी है ना इस पे नक्काशी देखिए नक्काशी होता है उस पे जो डिजाइन बने हुए हैं ना वो कितने सुंदर हैं अभी। तो उसने कहा हमें मंत्री जी को एक खत लिखना चाहिए और इस भवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहिए ताकि ये भवन और ज़्यादा बर्बाद न हो। तो बच्चे सोचते हैं कि इस खंडर में ऐसा क्या है कि जो इसको बचाए रखने की आवश्यकता है, इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो उसी बारे में हम समझेंगे कि क्यों उन चीज़ों को आज हम सँभाल के रख रहे हैं, क्योंकि वो हमारी पुरानी सभ्यता है, वो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पा की कहानी की भी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला भी। तो सबसे पहले ये बता दीजिए जो हड़प्पा पुरास्थल था लगभग आज से 150 साल पहले भी वो कहाँ था उस टाइम तो क्या था वो पंजाब में था भारत में था भारत और पाकिस्तान एक ही हिस्सा थे और अंग्रेज क्या कर रहे थे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे। क्या बिछा रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। आज वो हिस्सा क्या है? पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई गई। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो नगर जो पहले दब गया था मिट्टी में तो किसी को एक ईंट मिली होगी फिर उसने थोड़ी सी मिट्टी टाइप की दूसरी तीसरी इस प्रकार वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए हजारों ईंट वहां से निकाल के ले गए तब तक उन्हें पता नहीं था कि ये इतना पुराना नगर है भी ठीक है इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और वो क्या थे ईंटें निकाल कर ले जा रहे थे वहां से और जो इमारतें थी वो नष्ट होती जा रही थी उसके लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और जो पुरातत्वविद आए फिर वहां पर तो वहां पे बात चली कि ऐसे ऐसे ये इंजीनियर है ये मजदूरों द्वारा यहाँ से ईंटें निकलवा रहे हैं तो ये ईंटें कहाँ से आई तो जो पुरातत्वविद हैं अब आप पुरातत्वविद नाम से पूरी तरह फैमिलियर आपको पता है पुरातत्वविद वो होता है जो इतिहास की मिली चीजों की जांच पड़ताल करता है और इतिहास का अंदाजा लगाता है तो इसी परगमेटों की उन्होंने जांच पड़ताल की उनके बारे में तो उन्हें पता चला अरे ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफो ये क्या है सबसे जो तुम खुदाई कर रहे हो ना ये जो इस महाद्वीप का इस उपमहाद्वीप का जो सबसे पुराना नगरों में से एक नगर है उसके तुम घरों को तोड़ तोड़ कर ईंटें निकाल रहे हो
आई बात आपको समझ में कि किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था, हड़प्पा से बताया किस प्रकार पता चला। उसने कहा कि यह जो खंड है ना, उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। अब देखिए कि जो सबसे पहले मिला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहला शहर मिला था, वो मिला था आपका हड़प्पा। इसलिए उस पहले शहर के नाम पे इस पूरी सभ्यता का नाम है। बाद में और भी नगर मिले आपके, लेकिन पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्यों दिया गया? क्योंकि पहला जो स्थल मिला था वो हड़प्पा स्थल मिला था। इन शहरों का निर्माण लगभग आपका 4700 साल पहले हुआ था। अभी अब यहाँ से एनसीईआरटी का फैक्ट है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितने साल पहले था आपका, वो 4700 साल पहले हुआ था। अभी शहरों का निर्माण कितना हुआ था, 4700 साल पहले। और आपको बताया कि हम 2000 को आधार मान के पढ़ रहे हैं, मतलब 1700 ईसा पूर्व की बात हो रही है। सॉरी, 2700 ईसा पूर्व हो गई। भी क्या होगी, 2700 ईसा पूर्व हो गई, क्योंकि हम 2000 में तो है यहाँ पर। इस फैक्ट को इस प्रकार समझेंगे, 2000 तो अब है, हम यहाँ पे शुरुआत करें तो ये जीरो तक आते आते कितना हो गया, 2000 हो गया। और कितने और बच गया आपके, 2700 ईसा पूर्व होगी। 23 को 2600 ईसा पूर्व बोलते हैं, 2700 ईसा पूर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की जो सभ्यता की जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 2700 या 2600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। फैक्ट हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कौन से फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो ये कहता है कि आपने देखा होगा कि जो पुराने भवन हैं, उनको तोड़कर नए भवन बनाए जाते हैं। आपका घर भी और पुराना घर, उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी जगह नया घर बना दिया जाता है। तो क्या आपको ये सही लगता है? इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। ठीक, उसने कहा कि यदि फिलहाल की वो चीज़ है, अगर पुरानी हो गई किसी काम की, वो तोड़ के क्या नया बना देना चाहिए। लेकिन यदि कोई वो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ है, पुरानी हवेली है, बहुत पुरानी है, तो उस इमारत को हमें नहीं तोड़ना चाहिए भी। ठीक है? आपको समझ में आ गई ये बात। अब है ये नगर भी आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान जो पंजाब में है ना, सॉरी जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की कौन-कौन सी जगह पे ये स्थल हमें मिले हैं? ये पाकिस्तान में मिले हैं, जो आपका पंजाब में भी। अब ये था सर, पंजाब तो भारत में, क्योंकि पंजाब था आपका 2 हिस्से हो गए थे, एक पंजाब पाकिस्तान में और एक पंजाब आपका भारत में भी। जो पश्चिमी पंजाब है वो आपका कहाँ, पाकिस्तान में चला गया था, जो पूर्वी पंजाब है वो आपका भारत में आ गया था। चीजें क्लियर? और भारत के किन हिस्सों में ये सभ्यता पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। इसने कहा कि जब उनकी खुदाई की गई तो बहुत सारी वस्तुएं मिली, और उन वस्तुओं में क्या-क्या थी? वो आपकी मिट्टी के लाल बर्तन थे, जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट थे, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि थे। ये हम देखेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सी चीज मिली थी, ताकि हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ये जो वस्तु है किस स्थान पर मिली थी। इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन नगरों की विशेषता क्या थी? चलो हमने नगर ढूंढ लिया, पहला नगर ढूंढ लिया हड़प्पा। उसके बाद आप और भी स्थल पढ़ेंगे, कौन से स्थल आपने ढूंढे भी। तो पहले हम देखते हैं इस नगर की क्या विशेषताएं थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी विशेषताएं क्या थी। और अब तक तो जो ऑब्जेक्टिव आने लगे ना, तो उसमें भी आपको ये बता देते हैं कि एक लाइन देंगे कि इसकी इस प्रकार विस्तार से बताइए कि कौन से जो आपके स्टेटमेंट है सही है। तो आपको है, किन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था? जो नगर थे ना, उसके 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में उनको विभाजित किया गया था, मतलब नगरों के 2 भाग बना दिए गए थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। भी आपसे ये दोनों लाइनें दे दी ना, आपको कहेगा कि कई नगरों को 2 या 2 से भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ए और बी में से बताइए कौन सा सत्य? आपको ऑप्शन देगा, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, या ए और बी दोनों असत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है। ठीक है? जो पश्चिमी भाग था वो क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, लेकिन ये ऊंचाई पर नहीं बना था।
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है भी, और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। जो ऊंचाई पर बना था ना पश्चिमी भाग, जो आपका ऊंचाई पर बना था, उसको क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है, और जो निचला जो हिस्सा था उसको निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि जो चार दीवारियां वो पक्की ईंटों की बनाई, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आने लगे और जो लाइन टू लाइन पढ़ने से ही आपको क्लियर होंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे भी। मतलब वो ईंटें इतनी मजबूत थी कि आज लगभग आप देखिए कि 5000 साल के आसपास होने को है, और फिर भी आज वो ईंटें आपकी नष्ट नहीं हुई। इतनी मजबूत ईंट उस समय उन्होंने बनाई थी। ये चीज क्लियर? कोई डाउट आपको? यहाँ पे एक बार मैप को देख ले हम, तो यहाँ पे देखिए मानचित्र 3 उप महाद्वीप के आरंभिक नगर की उप महाद्वीप के कौन से आरंभिक नगर है भी। तो ये आपके देखिए मोहनजोदड़ो है आपका, सोतकाको है, चंदोदड़ो है, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, लोथल है, गवेरी वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। आप जैसे हिस्ट्री का कोई बैच लेंगे तो आपके सामने बहुत सारे स्थान आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन जो स्थान आपके एनसीईआरटी में दे दिए गए हैं वे तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसमें आपको एक फॉर्मेट का कोई ऑप्शन नहीं कि सर ये छोड़ दे या फिर ये छोड़ दे। और ये देखिए आपका राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, आपका गवेरी वाला है और हड़प्पा, ये इस मैप में आपके स्थान दिखाए गए हैं। इस मैप को आप जरूर याद कर ले। जो स्थान मैं बोल रहा हूँ, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये नगर आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, हम पढ़ लेंगे कि स्थान है क्या, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो भी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको जितना दिया जाता है एक बार, क्योंकि ये नहीं कि आपका सिर्फ इस बुक से पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, फिर हम 7th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, 9th की पढ़ेंगे, 10th की। उस समय एक बार आप इतना ज्ञान अर्जित कर लेंगे ना, फिर आपको आगे वाली चीज आसानी से समझ में आती जाएंगी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। यहाँ से आपका एक फैक्ट क्लियर होता है और इसको याद रखें कि जो महान स्नानागार था, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये चीज नोट करें कि जो महान स्नानागार था वो आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। और आप इस चीज को, मोहन को एक व्यक्ति के तौर पे लीजिए कि मोहनजोदड़ो में मिला था ना, कि मोहन ने अपने लिए स्विमिंग पूल बना रखा था। क्या बना रखा था? स्विमिंग पूल। क्योंकि बाकी कोई भी ये जो नाम है ना, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता भी, तो मोहन में आता। तो मोहन ने क्या बना रखा था? स्विमिंग पूल। आपको याद रह जाएगा कि जो महान स्नानागार था वो कहा था? मोहनजोदड़ो में था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। आपको ये बात याद रखने की, तो पानी नीचे न जाए, सिर्फ ईंटों से तालाब नहीं बनेगा कि पानी रिसाव न हो धरती के अंदर। तो क्या था आपका कि जो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। इस रोल में दो तरफ से उतारने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। अब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने लगा कि आपसे क्या है, उसमें सीढ़ियां दो तरफ से थी या चार तरफ से थी। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें बढ़ने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। और ये किस लिए बनाया होगा कि जो विशिष्ट नागरिक थे वो क्या करते थे? विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते थे। और हमने इसका मूल वर्ड क्या बनाया इसको ट्रिक को याद करने के लिए? मोहन। कि विशिष्ट नागरिक, पूरी सभ्यता में आपको एक ही नाम मिलेगा जब शहरों के नाम आप पढ़ेंगे, मोहन ही। विशिष्ट नागरिक मोहन था। मोहन इसमें क्या करता था? स्नान करता था। और आपको याद रह जाएगा कि जो आपका विशाल स्नानागार है वो कहाँ पर है? वो आपका मोहनजोदड़ो में है। चीजें क्लियर आपकी? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं भी। अब यहाँ पे आपका एक फैक्ट है कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं आपके कालीबंगा में भी। कहाँ पर? कालीबंगा में और आपके लोथल में भी। ठीक है, नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब भंडार गृह आपको दे दिया हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में भी और लोथल में भी आपको भंडार गृह मिले हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अग्निकुंड है वो विशेषतः कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। चीजें क्लियर हो रही है आपको?
कोई डाउट नहीं। अगर आप स्पीड को 1.5 या 2 कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप वो देख के कर लीजिए और आप थोड़ा सा और जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। अब ये महान स्नानागार देखिए भी, ये क्या है महान स्नानागार, इसकी दो साइड से क्या है आपकी सीढ़ियां बनी है और चारों तरफ क्या है इसमें कमरे बने हैं। महान स्नानागार कहाँ है सर? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। तो अब हमने फिलहाल नगरों के बारे में पढ़ लिया कि नगरों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो चलो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ के जो नगर थे उसको दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो आपका पश्चिमी हिस्सा था भी, क्या था? पश्चिमी हिस्सा था वो तो क्या था? ऊंचा था भी। क्या था? ऊंचा था। ठीक है। और जो आपका पूर्वी हिस्सा था वो क्या था? आपका नीचा था। क्या था? नीचा था। और इसके चारों तरफ चार दीवारी होती थी। चार दीवारी किसकी? पक्की ईंटों की होती थी। ऊंचे वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहा जाता था और जो नीचा होता था उसको निचला नगर कहा जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, आपका स्विमिंग पूल मिला है, वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपको क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं आपके लोथल और कालीबंगा में। ठीक है। और ये जो अन्नागार है ये आपको मोहनजोदड़ो में मिले हैं, आपको हड़प्पा में भी मिले हैं और लोथल में भी अन्नागार मिले हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं, हाँ, स्विमिंग पूल में पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस प्रकार से आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। इन नगरों में अब हम भवन, नाले और सड़कों के बारे में बात करते हैं। इन नगरों के जो घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी थे। सभी घरों में कुएं नहीं थे, सिर्फ कुछ घरों में कुएं थे। ये आपकी सिंपल सी बात बताएगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ढलान तो नाली में देनी पड़ेगी वरना तो पानी आपका आगे कैसे जाएगा भी। ठीक है। ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती। देखिए कितने प्रकार की व्यवस्था जो आज आपके सेक्टर में व्यवस्था होती ना, कि जो घर की नाली है उसको किसको? सड़कों की नालियों में जोड़ दिया गया और आपकी जो सड़कों की नालियां फिर वो आपके बड़े नाली से उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता था पानी भी। ये चीज आपकी क्लियर हुई? कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है। और मेरे हिसाब से आपको ऐसा एनसीईआरटी कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। न्यू एनसीईआरटी भी हमने आपको पढ़ाई हुई है। तो चलिए, नाले ढके हुए थे, सावधान सीधी लाइन में बनाया जाता था, हल्की सी ढलान होती थी, ये सारी चीजें बात आप पढ़ चुके हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। उस समय भी, आज से भी 5000 साल पहले भी क्या थे? मेन होल का उन्हें ज्ञान था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। सबका निर्माण एक साथ, ये नहीं कि बाद में नाली बना दी कहीं से कुछ जा, जैसे आप आज के गाँव में देखते हैं। तो मतलब नगरों का जो निर्माण किया गया था वो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जैसे पहले आज आपके ज़माने आपके सेक्टर का निर्माण होता ना, पहले सारी चीज़ फिक्स, यहाँ से पाइपलाइन जाएगी, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ वो चीज़ मिलेगी भी। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताइए। तो पिछले जो वर्णित घर थे उसमें क्या था? उसमें कोई व्यवस्था हमने नहीं पढ़ी थी भी। ठीक है, घर तो वो थे ही नहीं आपके भी। ठीक है, यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित है, वहां पर सारी चीजें क्या थी? अव्यवस्थित थी। आपको इस प्रकार से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं उनके जीवन के बारे में भी, क्योंकि क्या करते थे, क्या कमाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारी चीजें भी पढ़नी है भी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हुए जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे भी। ठीक है। जो क्या था कि जो काम था मेनली यहाँ पे, देखिए जो मिस्त्री है ना, जो आपका राज मिस्त्री, ये कहता है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपको खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये क्या थे? ये शासक थे और जो क्या थे? बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाते थे। यह भी संभव कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। ये संभावना है अभी। ठीक है, हम क्या है अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। हम वस्तुओं के आधार पे क्या है अंदाजा लगा सकते हैं।
तो इन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि बहुमूल्य धातु और पत्थर और दूर-दूर से मंगवाते, वहाँ का जो शासक हो रहता और ये भी कोई परफेक्ट जानकारी नहीं मिलती, वहाँ राजा होते थे या फिर नहीं होते थे भी। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, लिपिक मतलब कलरक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो अब हमें जो लिखित साक्ष्य मिले, कुछ लिखी हुई चीजें मिली है, वो मोहरों पर ही मिली है। इसने कहा कि शायद यहाँ पे कोई लिखाई पढ़ाई भी जानता होगा, जिन्होंने क्या मोहरों के अलावा, मोहरों पर तो वो लिखता ही था, इसके साथ-साथ वो अन्य चीज़ों पे भी लिखता होगा, लेकिन जो अन्य चीज़ें थी वो नष्ट हो गई। हमें कौन-सी चीज़ प्राप्त हुई? हमें सिर्फ मोहरें प्राप्त हुई। तो हमने उसपे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस चीज़ को अभी तक पढ़ नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, अब क्या-क्या चीज़ें होंगी आपके पास वहाँ पर, उनके जीवन के बारे में बात करें, तो सर हमें वहाँ पर पता लग गया कि वहाँ का शासक होता था, ठीक है? शायद शायद जो शब्द है वो हर एक लाइन के आगे जुड़ा हुआ, शायद वहाँ पे शासक होते थे, वो बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण करवाते थे, वो अन्य जगहों से जो आपकी कीमती वस्तुएँ हैं, वो मँगवाते थे, वो कीमती वस्तुओं को अपने पास रखते थे। इसके अलावा वहाँ पर लिपिक होते थे, जो मोहरों पर लिखते थे, इसके अलावा अन्य वस्तुओं पर भी लिखा हुआ, लेकिन हमें सिर्फ मोहरों पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार महिला-पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते थे। इसके अलावा कौन था वहाँ पर? शिल्पकार था भी। क्या था? शिल्पकार था भी। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते हुए। उसने कहा कि लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे, वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएँ भी लाते थे और साथ में लाते थे वहाँ का जो संस्कृति थी वो। क्या लाते थे? सुदूर देशों की किस्से और कहानियाँ और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। क्या-क्या चीज़ें मिली हुई है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? मेहरगढ़ में आपको गाँव पड़ा था ना, आपको कहा कि अंतर तो पीछे आपने मेहरगढ़ में गाँव देखा था, वो किस प्रकार का था? वो आपका इस प्रकार का गाँव स मकान था ये भी। तो उसमें आपको 2 अंतर बताए थे पिछले, तो इसमें देखिए इसमें मकान किस प्रकार का बना हुआ है? इसमें सभी मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला है, इसमें सिर्फ 1 मंजिला था। इसमें क्या था, बीच में आँगन था, इसमें कुआँ भी मिला आपको, एक अलग स्नानागार भी मिला। तो इसमें बीच का जो पुराना था ये मेहरगढ़ वाला है, ये क्या है? मेहरगढ़ वाला है। जो अब वाले हो किस प्रकार के हैं? इस प्रकार के हैं। क्या है? इस प्रकार के। ये चारों तरफ क्या है उनके कमरे बने होते, बीच में आंगन इसका होता था। इनमें कुआँ भी होता था, लेकिन इसमें कुआँ भी नहीं था। तो ये आपका पूरा पाषाणी एक छोटा सा गाँव था, उसका मकान मिला है मेहरगढ़ का भी। ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला भी। ये एक सड़क है और ये आपका ये नाला बना हुआ जो आपको दिखाई सड़क देखो ये ढकी हुई है ऊपर, ये नाला इसमें बना हुआ है। ठीक है? और ये एक कुआँ है। ठीक है? और यहाँ पे ये खिलौने वगैरह आपको दिखाए गए, क्योंकि डायग्राम आप देखेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत कुछ याद रह जाएगा भी। ये देखिए मोहरें मिली हैं, ये क्या आपकी मोहर मिली है और ये खिलौने मिले हैं। आपके क्या मिले हैं ये? शायद ये छोटे जानवरों के खिलौने बनाए गए बच्चों को खेलने के लिए। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं धीरे-धीरे। अब नगर और नए शिल्प कि नगर है वो आपके किस प्रकार से बने और नए-नए शिल्प मतलब जो कार्य है वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए, नई जो आपकी डिजाइनिंग है वो किस प्रकार से आएगी। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, संत, तांबे, काँसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, आप कहेंगे क्या सर कि जो चीजें बनाई गई वो पत्थर, संग, तांबे, कांसे और सोने चांदी की बनाई गई है, कहीं पर भी आपको लोहा नजर नहीं आ रहा। ठीक है? जैसी धातुओं से बनाए गए तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जो तांबा है ना, तांबा और कांसे से औजार है, आपके हथियार है, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन सोना और चांदी जैसे आज के समय इम्पोर्टेंट है ना, तो उस समय भी इम्पोर्टेंट था और उसमें गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कि सोने के आपके गहने बना लिए होंगे और बर्तन आपके चांदी से बना लिए होंगे।
यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मन के बाट और फलक है। क्या है? मन के बाट और फलक है। ये तीनों चीजों के बारे में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो इनको देखते हैं एक बार भी, क्या क्या चीजें ये बाट है भी आपके। क्या है ये? बाट है। पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, इस प्रकार से बनाए गए हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा भी। इनको क्या, धातुओं को तोलने के लिए जो बहुमूल्य चीजें थी उनको तोलने के लिए इनको बनाया गया होगा भी। और यहाँ पे देखिए ये मनके भी इनमें से कार्नेलियस पत्थरों से बनाए गए थे वे। जो मनके हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि मनके किनसे बनाए जाते थे, तो वहां पे आएगा कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर त्रास कर फिर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और मध्य में तार से पत्थर के धारदार फलक। फलक क्या होते हैं? आपके हथियार होते हैं। ये आपके फलक है, इनके क्या है? हथियार है। आपसे पूछेगा फलक क्या होते हैं? पत्थर के धारदार जो हथियार होते हैं ना, तो वो आपके फलक कहलाते हैं। एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा, टेंशन मतलब। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः, अब यहाँ पर देखिए कई जो एनसीईआरटी जो आपके फैक्ट करवाते हैं हिस्ट्री के, वहां पे जो मोहरों का जो साइज बताते हैं वो बताते हैं आपका वर्गाकार। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हड़प्पा की जो मोहरें थी वो क्या थी आपकी? आयताकार। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये चीजें क्लियर हुई आपको? कोई डाउट? मोहरे आयताकार, ठीक है। मोहरे कैसी? आयताकार, जो हड़प्पा सभ्यता की थी। जिन गांवों के बारे में पढ़ा था, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था और क्या वे पत्थर की बाट बनाते थे? तो ऐसा उस टाइम नहीं था, ठीक है। लेकिन धातु का प्रयोग होता था या नहीं होता था? वहां भी धातु का प्रयोग नहीं होता था भी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी। मेहरगढ़ में आपको बताया कि सबसे पहले आपकी कपास की खेती हुई थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान। अब देखिए यहाँ से आपको याद होगा कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि ये चीजें स्पेशल पूछता है कि कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आप कहेंगे सर कपड़े तो कौन पहनता होगा? एक ही तो आदमी था पूरी सभ्यता में, कौन? मोहन। तो कपड़े मोहनजोदड़ो से भी। तो उसे चांदी का फूलदान भी, कि ढक्कन भी चांदी के फूलदान के ढक्कन से मिले हैं। वो कपड़े के थोड़े से निशान ढक्कन लगा हुआ था ना, वहां पे थोड़ा सा कपड़ा था, वहां से वो प्राप्त हुए थे। कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा पेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। तो पक्की मिट्टी तथा पेयन से बनी तकलियां होती है एक ऐसा यंत्र जिससे आप कपड़े को बना सकते हैं। तो वो भी यहाँ देखता है कि शायद सूत कताई यहाँ पर होती हो। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो की बात हो रही। मोहन से याद रखना है कि मोहन ने ही क्या था? अपने लिए स्विमिंग पूल बनाया था। और मोहन ने ही क्या किया था? मोहन के ही कपड़े मिले हैं। आपको यहाँ से याद रह जाएगा कि मोहनजोदड़ो की ये बात हो रही। कभी आप सोचोगे सच में मोहन होगा भी। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। इसने कहा कि इनमें से जो चीजें बनी है ना, वो ऐसा लग रहा है किसी विशेषज्ञ ने बनाई होगी। विशेषज्ञ मतलब कि पहले उसने उस चीज की ट्रेनिंग ली है और फिर वो चीज को उसको बनाना सीखा। ये चीज आपको समझ। विशेषज्ञ क्या होता है? जो जिसके बारे में पहले उसके बारे में ट्रेनिंग लेता है फिर उन चीजों को बनाता है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना है, फिर मोहरों पर प्रचिकारी करना। फर्स्ट 28 पर दिखाए गए चित्र की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई। आपने मूर्ति देखी होगी इस साइड, ठीक है। एक साधु की, जिसको पृष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं, साधु बोलते हैं या शासक बोलते हैं। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ये काम हो सकता है कि जो आपको फोटो दिखाई गई ना, तो ये देखिए आपका ये इस फोटो के बारे में बात हो रही है कि ये फोटो किसी साधारण आदमी उसको नहीं बना सकता। ये किसी विशेष जो आपका चित्रकार होगा उसी के द्वारा बनाई गई होगी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो भी चीज जो बनाते थे वो क्या थे? विशेषज्ञ थे उस चीज के लिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने लगा भी। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई कुछ बना फिरता है, तो इस प्रकार से नहीं था। व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। मैं यह
पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही शायद कुछ महिलाएं और कुछ दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो यहाँ पे बताया गया कि अब जो विशेषज्ञ थे मतलब कोई भी काम होता था उसमें पहले ट्रेनिंग होती थी उसकी, वो सीखते थे उसी तरह से फिर वो काम करते थे। अब ये बात है कि वो ट्रेनिंग है जो काम जो करते थे शिल्पकारी का वो महिलाएं करती थी या पुरुष। तो फिर वे कहता है कि हमारे जो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि शायद दोनों ही, कुछ महिलाएं भी होंगी और कुछ पुरुष भी होंगे भी। अब हम बात करते हैं पेयर्स की, किसकी बात करते हैं? पेयर्स की भी। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे लेकिन पेयर्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या सेप्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर भी उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ये है आपका सेप्टिक पत्थर भी। पेयर्स आपको याद रखना है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। पेन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता कि पेन से क्या बनाए जाते थे? जो आपके चूड़ियां हैं, बर्तन है, छोटे बर्तन किससे बनाए जाते थे? पेन से। या फिर आपसे पूछ ले कि पेन्स किससे बनाया जाता था? ये बालू या सेप्टिक जो पत्थर के चूर्ण है ना, वो गोंद में मिलाकर भी, उसको गोंद में मिलाकर क्या ये चीज तैयार की जाती थी। वैसे फैक्ट आपको जो हिस्ट्री का स्पेशल आपको बैच होगा वो कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे और आप 1 या 2 नंबर का ही तो फासला होता है कि आप अपने एग्जाम में चूक जाते हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो ट्रिगर कर जाएगा। जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे आपसे पूछा सर ये आपके पेन्स क्या होता है, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि बालू या सेप्टिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर इसको तैयार किया जाता था। उस पे क्या थी? चिकनी परत चढ़ाई जाती थी भी। नीले या हल्की समुद्री रंग की वो परत होती थी। अब हम बात कर रहे हैं बार-बार कि ये चीज़ें बनाते थे, ये चीज़ें बनाते थे, लेकिन अब हमें ये भी पता करना है कि वो ये चीज़ें किस चीज़ से बनाते थे? जो कच्चा माल। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल या कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहाँ से आता होगा अभी, हम उसकी बात अब करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु गैस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है भी। तो कच्चे माल आपको समझ में आ गया कि जो आपका कोई चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है। ये तो हमें या तो पेड़ों से मिलेगा या किसान आपको क्या करेंगे, देंगे या फिर आपको प्रकृति में प्राकृतिक रूप से आपको मिल जाएगा भी। धातु गैस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, लकड़ी है वो आपको वन से मिल जाती है, फसल वगैरह आपको चाहिए, किसान आपको उत्पादन करके देते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो किसानों ने कपास पैदा किया है उसको क्या बोलते हैं? कच्चा माल बोलते हैं। कपास को कच्चा माल कर जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते। उसने कहा कि कई चीजें तो उनको वहीं से मिलती थी, लेकिन जो ये चीजें आपको बताई गई है ना, कौन सी चीजें, ध्यान से नोट कर लेना भी। तांबा है आपका, लोहा है, यहाँ पे लोहे का जिक्र आया है भी। सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे भी। क्लियर हुई बात आपको कि ये चीजें वो बाहर से मंगवाते थे भी। अब है वो कौन सी चीजें कहाँ से मंगवाते थे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? राजस्थान से तांबे का भी। और राजस्थान में भी खेतड़ी एक जगह है, वहां से उसका ही आयात करते थे। लेकिन आप याद रखिए राजस्थान से वो क्या करते थे? तांबे का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का भी, एक किससे? ओमान और एक राजस्थान। ध्यान रखना कि ओ मेरे साथी मान रखना मेरे राजा का, तो याद रह जाएगा आपको ओमान और राजस्थान, क्योंकि वहां पर तांबा मिलता है। क्लियर बात? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन भी। क्या है आपका? यदि आपको कांसा बनाना है तो तांबे में क्या मिलाना है आपको? टीन भी। टीन बनाना, आपको क्या बनाना है? टीन बनाना। ध्यान से क्वेश्चन साइंस का भी होता है कि कांसा बनाने के लिए तांबे में कौन सी धातु मिलाई जाती है? ठीक है, तो कांसा बनाने के लिए तांबे में कौन सी धातु बनाई जाती है? वो आपकी टीन भी। क्या है? टीन। क्लियर है आपका? ध्यान से देखना।
तांबा प्लस में भी टीन, क्या बनेगा आपका कांसा, क्या बनेगा कांसा, ठीक है। क्या बनेगा आपका तांबा प्लस में टीन कांसा। तांबा तो उनके पास ऑलरेडी था, जो आपका राजस्थान और कहां से मंगवाते थे, ओमान से मंगवा लिया तांबा, लेकिन अब उन्हें चाहिए टीन, क्योंकि उन्हें बनाना था कांसा भी। क्या बनाना था, कांसा धातु ने बनानी थी। आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर हमें अब वो कांसा का जो है आपका टीन कहाँ से मंगवाएंगे भी, क्या मंगवाएंगे, टीन है ये कहाँ से मंगवाएंगे सर, ये मंगवाएंगे आधुनिक ईरान से भी, ईरान और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से। ये फैक्ट इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। स्पीड आप 1.2 1.5 कर सकते हैं। ये फैक्ट आपका दूसरा हो गया। फिर सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में। तो बहुमूल्य पत्थर का आपका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, और ध्यान रखना ईरान और अफगानिस्तान से ही टीन हुई। आप याद रखना कि टीन के पत्थरों का आयात कहां से करते थे, आपके ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। टीन के पत्थरों का वहां से आपको याद रह जाएगा, टीन का भी और बहुमूल्य पत्थरों का भी। सोने का कर्नाटक से। ये आपको चार चीजें याद करनी। क्या आपको ये चार चीजें याद होगी? हाँ सर हमें याद होगी। तांबा बताना कि मेरे राजा का मान रखना, ठीक है, उनको तांबा दे देना भी। तो राजा राजस्थान हो गया, मान से ओमान हो गया। तो आपके टीन के पत्थर किससे, टीन के पत्थर आपके ईरान, और अब पत्थर किस पे पड़े हुए, ईरान पे ही ना, तो ईरान और आपके कहां से, अफगानिस्तान से, ठीक है। और उसके बाद आपका सोना किससे, सोना कर्नाटक से। सोना किसका, कर्नाटक से। सोने का नाटक किया तो सोने से कहां से, कर्नाटक से। और आपका क्या बच गया, हो गया सारी चीजें? हाँ सर सारी चीजें हो गई। बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात और इसमें ऐड कर देना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो एक बार मैं उस चीज को रिपीट करवा लेता हूँ, आपको कितना याद हुआ अभी, तो जल्दी से मुझे बताइए। तांबा कहाँ से भी, आप कहेंगे सर तांबा तो मंगवाया किससे, राजस्थान और ओमान से, याद हो गया। फिर उसके बाद पत्थर, पत्थर आपका बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर आपके गुजरात से, अफगानिस्तान से और ईरान से। उसके बाद सोना, सोने का नाटक किया कर्नाटक से। और उसके बाद क्या बच गया आपका, तांबा उसके पास था, टीन उनको मंगवाना था क्या बनाने के लिए, कांसा। तो टीन कहाँ से मंगवाया उसने, टीन उन्होंने मंगवाया ईरान और अफगानिस्तान से। क्लियर बात, कोई डाउट नहीं। तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, अब हम बात करेंगे उनके भोजन की भी। किसकी बात करेंगे, भोजन की हम बात करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होता हुआ चलेगी। ये चीज आपको देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है, एक खिलौना एक दूसरी तरफ एक ये मोहर है। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, साधनों का प्रयोग भी यहाँ से आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? बिल्कुल भी नहीं दी गई थी, पिछले वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका ये 30-40 मिनट का लेक्चर हो चुका है मेरे हिसाब से, आज के लिए काफी, आप ज्यादा बोर भी हो जाओगे। तो कल हम करेंगे कि किस प्रकार से भोजन करते थे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।